हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आई एम राजीव रंजन सिंह और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2022 का, कब का, 2022 का CVT LLM का PYQ। इससे पहले हम लोगों ने 2023 का, 2024 का और 2025 का तीनों साल का ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पूछ सकते हैं या आप विजिट करेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे चैनल पे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही 4 साल के PYQs आपके पास हैं और यही 4 साल के PYQs आपको पढ़ने हैं, रिवाइज करना है। 22, 23, 24, 25, तो 23, 24, 25 हो चुका है। लास्ट 2022 का है, ये भी मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, और हमेशा की तरह ही इसमें भी मैंने सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर दिया है ताकि आपको आसानी हो समझने में। एक सब्जेक्ट का एक जगह मिलेगा आपको अरेंज्ड मैनर में। और आपने अगर CVT LLM के लिए फ्री क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया हुआ है, जिसमें हमने सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, CVT LLM के लिए फ्री क्रैश कोर्स जिसमें हम सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, या आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कृपा का नंबर है। आपको क्या किया जाएगा, आपको फ्री क्रैश कोर्स के बैच में ऐड कर दिया जाएगा और जिसमें सारे ही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं PYQ सॉल्व करना। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हु एवर डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन इज सेड टू डू दैट थिंग। देखिए, IPC का क्वेश्चन है, क्या कहा जाएगा, उसने क्या किया है। अगर इस इंटेंशन के साथ किया है कि किसी को रॉन्गफुल गेन कॉज करे या किसी को रॉन्गफुल लॉस कॉज करे, तो कहा जाएगा वो उस काम को कैसे किया है, डिसऑनेस्टली किया है। कैसे किया है, डिसऑनेस्टली किया है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर स्टैब्लिशिंग द ऑफेंस ऑफ राइटिंग ऑफ द इंडियन पिनल कोड आर। राइट के लिए कौन कौन सा इसमें एसेंशियल एलिमेंट है। राइट के लिए क्या अनलॉफुल असेंबली होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या फोर्स होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब कह रहा है कि क्या कॉमन इंटेंशन का जरूरत है, नहीं है जरूरत। क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, नहीं है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ABC, यानी कि 1, ABC ओनली। ठीक है, 2 का 1 हो गया। किसी को कोई दिक्कत आएगी तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और किसी को ना समझ में आए तो, या आप ग्रुप में है तो मैसेज कीजिएगा, कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पाइए, कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर इन केस ऑफ। कब अमाउंट टू मर्डर नहीं होता है, तो पहला कर रहा है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, बिल्कुल सही बात है। ये एक्सेप्शन है, कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का में ही आएगा। ये मतलब मर्डर में नहीं आएगा, अमाउंटिंग टू मर्डर में नहीं आएगा। दूसरा है सडन क्वेरल, यानी कि सडन फाइट, ये भी सही है। सडन फाइट भी नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जाता है, ना कि अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो ये नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ही सब जाएगा, अमाउंटिंग टू मर्डर में नहीं जाएगा। फिर कह रहा है एक्सीडिंग द राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ये भी सही है। ROPD जो मिला हुआ है हमें, अगर हम उसको एक्सीड करते हैं, किसी का होमिसाइड कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है इसका डिफेंस, और हमें डिफेंस का मतलब कंप्लीटली एब्जॉल्व नहीं हो जाते हैं, हम नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए पनिशेबल हो जाते हैं। फिर कह रहा है एक्ट डन बाई पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग हिज पावर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ड्यूटी, ये भी सही है। पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी पावर को एक्सीड कर दे। फिर कह रहा है ई में, एक्ट डन बाई पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग हिज पावर आउटसाइड द कोर्स ऑफ ड्यूटी, ये नहीं भाई, ये आउटसाइड लिखा हुआ है, आउटसाइड की वजह से ये बाहर हो गया। आउटसाइड नहीं, अपनी ड्यूटी को अब एक्सीड करे तब उसको डिफेंस मिलेगा, यानी कि ABCD इज करेक्ट। तो कौन हो गया, फोर्थ हो गया। समझ गए सभी लोग, फोर्थ, ABCD ओनली। आइए चौथी क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि फ्रॉडुलेंट अल्टरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इज पनिशेबल अंडर 465 ऑफ IPC। सही बात है, सही बात है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वेयर एडेड टू चैप्टर 18 ऑफ IPC बाई IT एक्ट 2000, ये भी सही बात है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट ही सही है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ओके, एक सेकेंड, ये कहाँ से आ गया। ओके, दोनों सही हो गया।
आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू द अवार्ड ऑफ डेथ पेनल्टी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए सारे आईपीसी के क्वेश्चन चले जा रहे हैं, आईपीसी के क्वेश्चन चले जा रहे हैं। हाँ बताइए इसका। कह रहा है कि डेथ पेनाल्टी मस्ट नेवर बी अवॉर्डेड, ऐसा बात नहीं है। डेथ पेनाल्टी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हेल्ड किया गया है। डेथ पेनाल्टी के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज तो किया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड इट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये गलत बात हो गया पहला कि अवार्ड किया जा सकता है। डेथ पेनाल्टी कैन बी अवॉर्डेड ओनली विक्टिम एक्सीड 6, ये भी गलत बात है, कोई इसका लेना देना नहीं है डेथ पेनाल्टी से। द कोर्ट मस्ट कंसिडर ऑल एग्रावेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, ये तो बिल्कुल ही सही बात है। जिसने भी पढ़ा होगा आईपीसी मेरे से, मैंने सबको बताया हुआ है कि एग्रावेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस देखने होते हैं, और कौन कौन से एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं और कौन कौन से मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये सब भी मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। फिर कह रहा है वेयर व्हेनेवर डेथ पेनाल्टी इज प्रोवाइडेड इट मस्ट बी अवॉर्डेड। देखिए ये भी गलत है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज थर्ड। कहाँ गया थर्ड, यहाँ पे 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 5 का 3 हो गया 6। डोली इन कैपैक्स आ गया बच्चा वाला। इन केस ऑफ ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 ईयर इज, देखिए 7 साल के नीचे, 7 साल के नीचे तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, ये पहला ही हो जाएगा। प्रिजम्पशन जुडिस इट डे जुड़े, मतलब कि ये कंक्लूसिव हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट डिफेंस है, ये एब्सोल्यूट डिफेंस है। 7 ईयर के से कम का अगर बच्चा है तो एब्सोल्यूट डिफेंस है, कोई भी जो है एविडेंस उसके खिलाफ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो प्रिजम्पशन जुडिस इट डे जुड़े इज द करेक्ट आंसर 1। आते हैं, देखिए आसान आसान सा क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ 375 ऑफ द इंडियन पेनल कोड वाज रेड डाउन इन, देखिए एक्सप्लेनेशन 2 375 रेप की बात कर रहा है। ये सभी मैं बताया हुआ हूँ क्लास में, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था एक्सप्लेनेशन 2 को, बताइए। बहुत ही आसान है, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। बताइए क्या हुआ था, कोई कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में एक्सप्लेनेशन 2 को कैसे इंटरप्रेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें क्या चेंजेस किए थे। ओके 7 का 2 हो गया। 8 पे आते हैं, कह रहा है कि गिवन बिलो आर एन एसर्शन एंड रीजन दिया हुआ है। एसर्शन दिया हुआ है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ नेशनल लेजिस्लेशन एवरी ह्यूमन इंजॉयज ह्यूमन राइट। ये बात कैसे है, बात सही है। ह्यूमन राइट जो होता है वो मोस्ट बेसिक राइट्स होता है। ह्यूमन राइट्स जो होता है वो इनहेरेंट होता है, इसके लिए लेजिस्लेशन होने की जरूरत नहीं है, वो हमें इनहेरेंट है, वो हमें मिलना ही मिलना है। फिर कह रहा है ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल इनएलिएनेबल एंड इनहेरेंट, ये भी सही बात है। देखिए इनहेरेंट एक्सप्लेन भी कर दिया, इनहेरेंट है, तो ये सही बात है पहला, और उसका एक्सप्लेनेशन भी है दूसरा। तो क्या हो गया, ये हो गया, मतलब एसर्शन सही है और रीजन भी सही है, और रीजन उसका एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आइए 9th पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द राइट टू बी फॉरगटन। ठीक है, पहला दिया हुआ इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं भाई साहब, नहीं मेंशन्ड है एक्सप्लिसिटली, तो ये हो गया गलत। इट वॉज अफर्म्ड इन जस्टिस पुट्टास्वामी, केस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सही बात है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, सही बात है। इट इज़ गवर्न्ड बाई IT रूल्स, सही बात है। इट इंक्लूड्स द राइट टू ऑब्जेक्ट द पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्राइम्स एंड कन्विक्शन, ये भी सही बात है। यानी कि BCDE सही है। BCD कहाँ है, यहाँ है। 4th हो गया, 9 का 4th। अब 10th में मैच द फॉलोइंग आ गया, मैच द फॉलोइंग आ गया। अब बताइए, मैच कराइए इसको। कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो इस्ट फोर्टिसिमा इन लेगे, बताइए जिन्होंने भी IOS का मेरा सेशन अटेंड किया है वो इसको सॉल्व करे। जिन्होंने भी IOS का मेरा क्लास अटेंड किया है वो इसको सॉल्व करे। मैंने बताया हुआ था इसमें, इसका मतलब क्या होता है कि लॉ जब पास हुआ था उस टाइम के इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस समय जो इसका इंटरप्रिटेशन हुआ था एजेंसीज द्वारा, इंस्टीट्यूशंस द्वारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक का हो गया, 2 हो गया। लेक्स पोस्टेरियर डेरोगेट प्रायोरी, ये भी मैं बताया हुआ हूँ आपको कि जो बाद के लॉ होते हैं वो पहले वाले को रिपील कर देते हैं। ठीक है, बताया हुआ हूँ कि नहीं मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके भी सब। फिर है इम्पोटेंसिया एक्सक्यूजेट लीगेम। इम्पोटेंसिया, मान लीजिए जो कुछ इम्पॉसिबल ही है उसका अगर परफॉर्मेंस नहीं भी होता है तो माफ़ कर दिया जाता है। इम्पॉसिबल चीज़ को कैसे लॉ कंपेल कर सकता है? जो चीज़ संभव ही नहीं है वो कैसे कंपेल किया जा सकता है? आपने डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ में।
फिर है एक्सप्रेसियो यूनियस इस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। बताया हुआ हूँ मैंने आपको कि एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग्स एक्सक्लूड्स अदर, किसी चीज को एक्सप्रेसली मेंशन कर देने से बाकी चीज एक्सक्लूड हो जाती है। तो ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का भाई साहब 3 हो गया और डी का भाई साहब मैचिंग हो गया 4th से। ओके, हो गया मैचिंग। आगे बढ़ते हैं, 11th पे आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन। देखिए आईओएस का क्वेश्चन चले जा रहा है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन, देखिए इससे पेन से करता हूं। क्या मैंने ये बताया था आपको जब मैं आपको इंटरनल एड पढ़ाया था, तो क्या मैंने बताया था स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन को लिखवाया था इंटरनल एड में? नहीं लिखवाया था। प्रियम्बल को लिखवाया था? जी लिखवाया था। मार्जिनल नोट को लिखवाया था? जी लिखवाया था। शेड्यूल को लिखवाया था? जी हाँ लिखवाया था। तो कौन सा हो गया? ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन। ये इंटरनल एड में नहीं काउंट होता है, मैंने सब बताया हुआ है क्लास में। आगे बढ़ते हैं, फिर मैच द फॉलोइंग आ गया। खूब मैच द फॉलोइंग पूछता है भाई सीवीटी। कह रहा है इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, ये सब। अच्छा केस से मैच करना है, केस लॉ से मैच करना है। तो इनएविटेबल एक्सीडेंट जो है स्टैनली का केस दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, यहाँ पे है। फिर कह रहा है एक्ट ऑफ गॉड, यहाँ पे निकोलस का भी केस दिया हुआ है, तो एक्ट ऑफ गॉड का ये पॉपुलर केस है। वाइकेरियस लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी मर्सी डॉक यहाँ पे दिया हुआ है। फिर है स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी, स्मिथ का केस यहाँ दिया हुआ है। मैच हो गया। आप लोग इसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, आते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन पे स्टेटमेंट 1 और 2 दिया हुआ। कह रहा है कि टू एस्टैब्लिश नेग्लिजेंस द डिफेंडेंट मस्ट ओ एन एक्सेप्शनल ड्यूटी ऑफ केयर। ये देखिए, ये जो वर्ड एक्सेप्शनल लगा दिया है ना, इसके वजह से ये गलत हो गया। ये वर्ड जो एक्सेप्शनल लगा दिया है, इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर लिखा रहता टू एस्टैब्लिश नेग्लिजेंस द डिफेंडेंट मस्ट ओ ड्यूटी ऑफ केयर, देन द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि डिफेंडेंट ड्यूटी ऑफ केयर ओ करता है। लेकिन एक्सेप्शनल नहीं भाई, ऐसा नहीं कि आपको हर तरीके से आप ड्यूटी ऑफ केयर ओ करते ही हैं। आपको रिजनेबल ओ करना होता है। अगर उसमें आप फेल होते हैं तो और सामने वाले को इंजुरी होता है तो फिर आपको नेग्लिजेंस के लिए आप लायबल हो जाते हैं। तो ये गलत हो गया। द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ द डिफेंडेंट, ये तो सही बात है। यानी कि हो गया 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। कहाँ दिया है? स्टेटमेंट 1 इज फर्स्ट बट 2 इज ट्रू। 4th में दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, इज द करेक्ट आंसर 4th। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट अमाउंट टू प्राइवेट न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस नहीं होता है किससे? इंक्रोचमेंट से होता है? जी होता है। इजमेंट्री राइट्स तो भाई अलग ही हो गया, इससे नहीं होगा। डायरेक्ट फिजिकल इंजुरी टू लैंड होता है। इन्फ्रेंस विद क्वाइट इंजॉयमेंट ऑफ लैंड, ये भी होता है। यानी कि करेक्ट आंसर हो गया 2। इजमेंट्री राइट्स जो है वो न्यूसेंस नहीं है, ठीक है। 15th पे आते हैं। कह रहा है कि असर्शन और रीजन दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है कि ए फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट इज नॉट लाइबल। बिल्कुल सही बात है, फेयर कमेंट जो है वो लाइबल नहीं होता है, वो डिफेमेशन नहीं माना जाता है। द डिफेंस ऑफ फेयर कमेंट अप्लाइज ओनली व्हेन मेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी सही बात है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन 1, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। आगे बढ़ते हैं 16th पर। आगे बढ़ते हैं 16th पर। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ पढ़ाया हुआ कि नहीं मैं? अब इन्वायरमेंटल लॉ पे आ जाइए। इन्वायरमेंटल लॉ का क्लास ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ और इन्वायरमेंटल लॉ का क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। उसमें जो जो मैंने बताया हुआ है उससे बाहर 1% भी चांस नहीं है कि एग्जाम में आएगा। तो अच्छे से आप उसको याद कर लीजिए और क्या कीजिएगा, बस उसको रट लेना है और एग्जाम में टॉप कर जाना है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूँ उसको याद करते जाइए, उसका नोट्स पढ़ लीजिए और उस जो MCQ दूंगा MCQ सॉल्व कर लीजिएगा। जो मॉक किया करवाया जाएगा वो मॉक कर लीजिएगा और लेक्चर तो आप देख ही रहे हैं, लेक्चर देख लीजिएगा तो बस, और फिर टॉप कर जाइएगा। लेक्चर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन बस एक बार ही देखना है। CVT LLM फ्री क्रैश कोर्स में ऐड होकर। अगर आपको इन सब का परमानेंट एक्सेस चाहिए, लेक्चर का, नोट्स का, MCQ का, मॉक का, तो आपको 1699 रुपये देना होगा, 1699 देना होगा और पेड कोर्स में ऐड होना होगा। फिर आपको लेक्चर्स का, नोट्स का, MCQs का परमानेंट एक्सेस मिलेगा। इसमें मॉक नहीं इन्वॉल्व है, मॉक का अलग से चार्ज लगेगा, लेकिन जो पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको मॉक का चार्ज भी ना के बराबर ही लगेगा। बाकी लेक्चर, नोट्स और MCQ जो है वो 1699 में आपको लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ बताया हुआ हूँ मैं इसमें किससे डील करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, चिल्ला करके मैं बताया था कि इसको रट लेना है।
फिर देखिए RLEK का केस है, ये भी मैं बताया हुआ हूँ। RLEK का केस किससे डील करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से डील करता है। समित मेहता भी मैं बताया हुआ हूँ। समित मेहता किसका है? मरीन पॉल्यूशन का है, मरीन पॉल्यूशन का है। याद है कि नहीं आप लोगों को? और वेलोड सिटीजन जो है वो टैनरीज का केस है। हो गया सबका। आगे बढ़ते हैं, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अब बताइए, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी मैं चिल्ला चिल्ला के बताया था कि रट लो किसको कहा जाता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को कहा जाता है। कहा था कि नहीं मैंने? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगला क्वेश्चन देखो, अर्थ समिट इज ऑल्सो नोन एज। बताया था मैं, अर्थ समिट किसको कहा जाता है भाई? अर्थ समिट कहा जाता है रियो डिक्लेरेशन को। किसको? रियो डिक्लेरेशन को। रियो डिक्लेरेशन इज ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट। चलिए 19th पे आते हैं। अब आ गया मैच द फॉलोइंग, आ गया फिर से। अब डुगविट भाई साहब का किससे लेना देना है? डुगविट भाई साहब का सोशियोलॉजिकल स्कूल से लेना देना है। और सैनिक सबको ही जानता है, हिस्टोरिकल स्कूल के बहुत बड़े चीफ एक्सपोनेंट हैं। कहाँ है भाई हिस्टोरिकल? यहाँ पे है। और केल्सन तो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इन्होंने पॉपुलर ही किया है, केल्सन साहब। और बेंथम जो है एनालिटिकल स्कूल। बताइए एनालिटिकल स्कूल के फादर कौन है? हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस या पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस? बताइए कमेंट में। चलिए 19th हो गया। 20th पे आते हैं। कह रहा है कि एविडाइसिस रूल ऑफ लॉ इंक्लूड्स। रूल ऑफ लॉ एविडाइसी में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट होता है, सुपरमेसी ऑफ लॉ होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है। बस तीन ही तो चीज़ें इंक्लूड होता है, तीन ही तो मेन चीज़ इंक्लूड होती है एविडाइसी का रूल ऑफ लॉ में। पहला क्या होता है? पहला होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यही होता है। दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, और ये तीसरा। यानी कि करेक्ट आंसर हो गया ABD किधर दिया हुआ है? 4th में। और इसी के साथ हम लोग बढ़ गए हैं अब 21वां क्वेश्चन पे। किस क्वेश्चन पे? 21वां क्वेश्चन पे। तो आइए 21वां क्वेश्चन करते हैं। मैच कीजिए, राइट्स पावर प्रिविलेज इम्यूनिटी को मैच करना है। देखिए ये भी आसान सा है। राइट का कोरिलेटिव क्या होता है? राइट का कोरिलेटिव ड्यूटी। आपने हॉफेल्ड का जूरल रिलेशन पढ़ा होगा, हॉफेल्ड का जूरल रिलेशन, ठीक है, कोरिलेटिव। तो राइट का किधर गया? ड्यूटी। और पावर का लाइबिलिटी हो गया, कहाँ गया लाइबिलिटी? प्रिविलेज का नो राइट्स, और इम्यूनिटी का डिसेबिलिटी। हो गया, मैच करा दिया। अब आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। 22 पे आइए। अकॉर्डिंग टू हेनरी मेन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ। बड़ा ही आसान सा है, आप हेनरी मेन को पढ़े होंगे तो ये सब मिलता ही है पढ़ने को। क्या है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हेनरी मेन के अकॉर्डिंग? पहले लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ लॉ इन द हैंड्स ऑफ प्रीस्ट, फिर कॉडिफिकेशन, फिर लीगल फिक्शन। अच्छा, इसको सजा देना है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजा देना है। तो सबसे पहले क्या हो जाता है? ये हो जाता है लॉ मेड बाय रूलर अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन, ठीक है। फिर आता है ए नंबर वाला, ये नॉलेज ऑफ लॉ इन द हैंड्स ऑफ प्रिस्ट। फिर वो कस्टम का पार्ट बन जाता है, फिर वो कस्टम का पार्ट कस्टमरी लॉ हो जाता है। फिर हो गया लीगल फिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन 4 नंबर पे। और फिर हो जाता है कोडिफिकेशन, सबसे लास्ट में कोडिफिकेशन। कर दिया अरेंज, मैंने कर दिया। इसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आ जाइए 23rd पे। द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 प्रोवाइड्स दैट। क्या प्रोवाइड करता है भाई? प्रोवाइड, पहला कह रहा है कि कॉमर्शियल सरोगेसी इज प्रोहिबिटेड। बिल्कुल सही बात है, कॉमर्शियल सरोगेसी को प्रोहिबिट कर दिया गया है। फिर कह रहा है कि एल्टुरिस्टिक सरोगेसी इज परमिटेड, ये भी सही है। कपल्स में बी इंडियंस और फॉरेनर्स, नहीं फॉरेनर्स की बात नहीं कर रहा है। सरोगेट मस्ट बी ए क्लोज रिलेटिव, ये भी नहीं कह रहा है। नेशनल सरोगेसी बोर्ड शैल बी एस्टेब्लिश्ड, ये तो कह रहा है। यानी कि ए बी कहाँ दिया हुआ है? 3 में दिया है, तो 3rd करेक्ट हो गया। 24 में आते हैं। अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज क्लास 2 हायर ऑफ अ हिंदू मेल डाइंग इंटेस्टेट। कौन है क्लास 2? कहाँ है? क्लास 2 हायर की बात कर रहा है। तो बताइए क्लास 2 कौन होता है? फादर होता है। चलिए फादर हो गया। अब 25 में आते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, an unmarried Hindu female may adopt under the Hindu Adoption Maintenance Act. Yes, a Hindu female adopting a male child must be 21 years. सही बात है। Both 1 and 2 are, गलत जगह निशाना लग गया, फिर से करते हैं।
ओके, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं, 26 पे आते हैं। 26 पे कह रहा है कि अ कंट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड इफ इट इज, बिना कंसिडरेशन का कंट्रैक्ट वैलिड होगा कब कब, इफ इट इज, कह रहा है कि गिफ्ट। बिल्कुल सही बात है भाई, गिफ्ट में कंसिडरेशन थोड़ी दे देगा, तो फिर वो गिफ्ट काय का चीज़ रहा भाई। बताइए, आपको हम गिफ्ट कर दे और पैसा बदले में ले ले तो कोई वो गिफ्ट कहलाएगा। फिर कह रहा है कि एन एग्रीमेंट मेड ओरली ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन, नो, क्या हो जाएगा, नो। फिर कह रहा है कि एन एग्रीमेंट मेड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन, ये सही बात है। राइटिंग एंड रजिस्टर्ड है, राइटिंग रिटेन और रजिस्टर्ड है। कह रहा है कि प्रोमिस टू पे टाइम बार डेट, सही बात है, सही बात है। अगर आप पढ़ेंगे सेक्शन तो ये सब लिखा हुआ है। फॉर अ पास्ट वॉलंटरी सर्विस, सही बात है। तो कौन कौन सही हो गया, ACD कहाँ दिया हुआ है, ACD 2 में दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए कहा जाता है बेयर एक्ट पे ध्यान दीजिए, बेयर एक्ट पे ध्यान दीजिए, सब बेयर एक्ट से बनने वाला क्वेश्चन है ये सब। एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कंट्रैक्ट आर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कंट्रैक्ट का एक्सेप्शन कौन सा है इसमें। पहला करे बेनिफिशरीज अंडर द ट्रस्ट और चार्ज है, माइनर नहीं है, मैरिज सेटलमेंट होता है, पार्टीशन भी होता है, कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड भी होता है, ये भी आसान सा क्वेश्चन। तो ACD कहाँ है, ACD 3। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर रीजन। फिर आगे असर्शन रीजन का क्वेश्चन, बताइए ए हैंड्स ओवर अ रेलवे रिसीट कंसर्निंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बी, ए इज सेड टू हैव डिलीवर्ड पोजीशन फॉर द पर्पज ऑफ ए कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, सही बात है, बेलमेंट हो गया, बेलमेंट हो गया। सेक्शन 149 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट रिकॉग्नाइजेज बोथ एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये भी सही बात है। तो देखिए यहाँ पे भी सवाल जो था ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की बात करता है, रिसीट, इसको हटाता हूँ, रिसीट डिलीवर किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ A एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन A। रीजन जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है सर्सन को, ठीक है। 29th पे आते हैं, 29th पे, अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ट्रू, ट्रू। कह रहा है कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी रिटेन और ओरल, नहीं भाई रिटेन होगा, तो गलत हो गया। तो क्या हो गया, 1:2 कहाँ दिया है, स्टेटमेंट 1:2 बट स्टेटमेंट 2 थर्ड में दिया है। ओके, 29th हो गया। अब आते हैं 30th पे, विच एक्ट मैंडेट्स ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन, बताइए बताइए। 2 हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये मैंडेट करता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये मैंडेट करता है। तो 30 हो गया। 31 पे आते हैं, 31st, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इन विच क्रिमिनल प्रोसीजर टेक्स प्लेस, सबसे पहले क्या होता है बताइए। कह रहा है इन्वेस्टिगेशन है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, FIR है और पुलिस रिपोर्ट है। बताओ, इससे आसान सवाल आ सकता है क्या। सबसे पहले भैया तो FIR दर्ज हो जाएगा, सबसे पहले FIR दर्ज होगा तभी तो आगे कुछ होगा, और FIR दर्ज हो जाएगा तो पुलिस क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा, और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेता है तो पुलिस चार्जशीट सबमिट करता है। तो पुलिस रिपोर्ट का मतलब होता है चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट का मतलब चार्जशीट। और जब चार्जशीट सबमिट हो जाएगा तो कोर्ट क्या करता है, चार्ज फ्रेम करेगा, तो 4 नंबर पे हो गया। और उसके बाद विटनेस को एग्जामिन किया जाता है, 5 नंबर पे हो गया। समझ गए आप, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था, सारा सीक्वेंस मैंने बता दिया। आइए 32 पे आइए, अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। बताओ, इससे भी आसान क्वेश्चन होगा। ये कैसा केस कहा जाता है, वारंट केस कहा जाता है। और जो केस वारंट नहीं है उसको क्या कहा जाता है, सम्मन केस कहा जाता है, ठीक है। तो सम्मन केस का हो गया -2 ईयर से जो भी होगा वो सम्मन केस होगा, और वारंट केस हो गया +2 हो गया, और डेथ हो गया, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया। ये क्या हो गया, वारंट केस हो गया, ठीक है। ओके, 32 का हो गया 4। आते हैं CRPC से, देखिए बड़ा ही आसान से क्वेश्चन दिया। फिर इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो अरेस्ट हाउ मेड 46 में दिया हुआ है, 46 में दिया है अरेस्ट हाउ मेड। अरेस्ट विदाउट वारंट 41 में दिया है, अरेस्ट बिना वारंट का कैसे किया जाएगा, किस किस सिचुएशन में किया जा सकता है। और अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट में एग्जीक्यूटिव जुडिशियल सब आता है इस वाले मजिस्ट्रेट में, तो ये किस में आएगा, 44 में दिया है। 44 का यहाँ है। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन 43 में दिया हुआ है। हो गया, मैच हो गया, इसमें से सेलेक्ट कर लेना है, आसान सा था। Which of the following is not an institution established for the welfare of children in conflict with law? कौन सा इसमें से नहीं है इंस्टीट्यूशन जो कि इस्टेब्लिश किया गया है। चिल्ड्रेन होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी,
होता है, ऑब्जर्वेशन होम भी होता है, स्पेशल होम भी होता है, तो चिल्ड्रेन होम हो जाएगा, चिल्ड्रेन होम नहीं है, नहीं पूछ रहा है, देखिए नहीं पूछ रहा है, तो 1 इज करेक्ट। फिर आ गया सोलोमन वर्सेस सोलोमन साहब, तो कंपनी लॉ का केस आ गया। तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन भाई लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ से डील करता है। सोलोमन वर्सेस सोलोमन में बताया गया था कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और ये विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, और कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट किया जा सकता है किस खास सिचुएशन में, कब होता है सब मैं डिस्कस करूंगा आगे जब क्लास चलेगी। तो ली वर्सेस न्यू चैटल एसफाल्ट, ये किस केस, ली का केस किस में, रिजर्व फंड का केस है, रिजर्व फंड का। फिर कह रहा है रॉयल ब्रिटिश बैंक, ये तो इंडोर मैनेजमेंट का है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। फॉर्स वर्सेस हार्बटल जो है ये बहुत ही पॉपुलर केस है, इसमें से जो सलमान वर्सेस सलमान है और फॉर्स वर्सेस हार्बटल है, ये जो है दोनों बहुत ज़्यादा लैंडमार्क केस है। तो फॉर्स वर्सेस हार्बटल ये मेजोरिटी रूल का केस है, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला का चौथा है, दूसरा का बी का 2 है, और डी का सी का जो है वो कहाँ गया, सी का 1 है, और डी का जो है 3 है। 36 पे आते हैं। 36 स्टेटमेंट दिया है, एवरी लिस्टेड कंपनी विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर मस्ट अपॉइंट अ की मैनेजरियल पर्सनल। सही बात है, 10 करोड़ से ऊपर का है तो अपॉइंट करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि ए पर्सन में एक्ट एज की मैनेजरियल पर्सनल इन मोर देन 1 लिस्टेड कंपनी, नो, गलत हो गया। तो 1 इज ट्रू 2 इज फॉल्स, कहाँ गया, 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। ओके, थर्ड इज द करेक्ट हो गया, 1 इज ट्रू 2 इज फॉल्स। 37 में आते हैं। 37 में कह रहा है कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट एसर्शन रीजन दिया हुआ है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी मे रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ शेयर होल्डर टू पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप। गलत बात है भैया, नहीं 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 कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनीज एक्ट 2013 एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाई कंपनी, कौन दिखा है, द एक्ट विल प्रिवेल। सही बात है, एक्ट प्रिवेल कराया है, कंपनीज एक्ट पे ऊपर कैसे प्रिवेल करेगा, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कंपनी लॉ से बड़ा नहीं हो जाता है। कंपनी लॉ सबसे बड़ा है, इन सबसे बड़ा है कंपनी लॉ, पेरेंट लेजिस्लेशन हो गया इन सबका। तो कंपनी लॉ प्रिवेल्स ओवर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ओवर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, याद रखिएगा आप सभी। तो 1 गलत हो गया, 2 सही हो गया, यानी कि ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट, डी हो गया, मतलब चौथा आंसर हो गया सही। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए इज इनकरेक्ट, बी इज सॉरी असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। हाँ, फिर स्टेटमेंट आ गया 1-2, कह रहा है कि नोटिस फॉर अ मीटिंग मस्ट बी गिवन टू एवरी मेंबर एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग। सही बात है भैया, सही बात है, 21 दिन पहले बता दिया करो। नोटिस इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड आफ्टर 48 आवर फ्रॉम द टाइम ऑफ पोस्ट, ये भी सही बात है, यानी कि दोनों सही हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स डज नॉट डील विद द ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस। ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कौन सा केस नहीं है, ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कौन सा केस नहीं है, मद्रास बार एसोसिएशन का केस जो है ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। सलेम एडवोकेट भाई नहीं है। एल चंद्रा तो ही है भाई, इतना पॉपुलर केस है एल चंद्रा, एसपी संपत कुमार का केस। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी है, यानी कि सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। किसी को पता है कि ये किससे रिलेट करता है, किसी को पता है कि ये किससे रिलेट करता है ये केस, पता है तो कमेंट में बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। आइए आते हैं 40 पे। गिवन टू स्टेटमेंट 1 लेवल, असर्शन दिया हुआ है ऑडियो अल्टरम पार्टम इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सही बात है भाई, इसमें भी किसी को डाउट है क्या, ऑडियो अल्टरम पार्टम इज वेरी एसेंशियल फीचर ऑफ नेचुरल जस्टिस। इट मस्ट बी, इट मीन्स दैट नो वन शुड बी पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ट, ये भी सही बात है और उसका एक्सप्लेन भी किया है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आते हैं 41 पे। वेयर लेजिस्लेशन इज कंप्लीटेड इन इटसेल्फ बट इट्स ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस एंड द पावर टू डिटरमिन सच फुलफिलमेंट इज डेलीगेटेड। डेलीगेटेड की बात कर रहा है, सच लेजिस्लेशन इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे कंडीशनल है, कंडीशन लगा दिया हुआ है तो कंडीशनल लेजिस्लेशन है। वेयर लेजिस्लेशन इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, लेजिस्लेशन अपने आप में कंप्लीट है लेकिन उसका ऑपरेशन डिपेंड कर रहा है अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, सो इट्स कंडीशनल लेजिस्लेशन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, आइए 42 पे आते हैं। 42 में असर्शन और रीजन दिया हुआ है, इसमें भी A student seeks personal details of another candidate under RTI Act and the request is rejected। सही बात है, रिजेक्ट कर देगा भाई। पर्सनल डिटेल कैसे देगा, ये पर्सनल डिटेल जो है क्या है, एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड है। और पर्सनल इंफॉर्मेशन विद नो पब्लिक इंटरेस्ट
नीड टू बी डिस्क्लोज्ड, नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज अंडर 81J। एकदम सही बात है भाई, एकदम सही बात है, दोनों ही सही है एकदम। और एक्सप्लेन भी किया है, पहला में पर्सनल डिटेल रिजेक्ट कर दिया, दूसरा में बताया है कि एग्जेम्प्टेड है इसलिए नहीं दे सकता है। तो बोथ बोथ करेक्ट है, और रीजन जो है एक्सप्लेनेशन भी है। वेरी इजी क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे 43 पे। Which of the following is not an example of legislation enacted to tackle white collar crime? देखिए व्हाइट कलर क्राइम का लॉ लेजिस्लेशन नहीं है। जिन्होंने भी व्हाइट कलर क्राइम का क्लास किया होगा, मैंने बताया हुआ है, लॉज का नाम लिखवाया हुआ है, कौन कौन व्हाइट कलर क्राइम से डील कर रहा होता है। क्या मैंने उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लिखवाया था? जी हाँ लिखवाया था। क्या मैंने उसमें NDPS एक्ट लिखवाया था? नहीं लिखाया था। क्या मैंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लिखवाया था? जी हाँ लिखवाया था। क्या मैंने मोटर व्हीकल एक्ट लिखवाया था? जी हाँ लिखवाया था। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? 2। ओके आइए मैच द फॉलोइंग कीजिए। फिर इंडेक्स बेस्ड मैच द फॉलोइंग हो गया। कंडीशनल ट्रांसफर 25 में दिया हुआ है, 25 में। वेस्टेड इंटरेस्ट 19 में दिया हुआ है, ये तो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन 35 में दिया हुआ है, 35 कहाँ है? यहाँ पे है। और रूल अगेंस्ट परपिचुइटी जो है 14 में दिया हुआ है। हो गया मैच, यहाँ से कर लेना है मैच आपको। अब है अ ट्रांसफर ऑफ ए राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी फॉर अ सर्टेन टाइम or in perpetuity in consideration of a paid price paid or promise is known as। बताइए किसको डिफाइन किया हुआ है? किसको डिफाइन किया हुआ है? लीज को डिफाइन किया हुआ है। कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय का ट्रांसफर वो भी सर्टेन टाइम के लिए या परपिट्यूटी के लिए इन कंसिडरेशन में। तो ये लीज का डेफिनेशन है, लीज का। ओके 46 पे आते हैं, 46 पे आते हैं। फिर मैच द फॉलोइंग हो गया। रिफरेंस कौन सा ऑर्डर में है? सीपीसी के कौन से ऑर्डर में है? 46 में है। 46 कहाँ है? यहाँ पे 46 है, 46। और टेम्पोररी इंजंक्शन किस में है? 39वां है। कौन सा है? 39। ये था 46। 39 इसमें कहाँ दिया? यहाँ दिया हुआ है 39। और अरेस्ट बिफोर जजमेंट 38 में है, ये 38 में है। तो 38 कहाँ दिया हुआ है? 38 दिया हुआ है यहाँ पे। और रिटन स्टेटमेंट तो सबको पता है कि ऑर्डर 8 है। ऑर्डर 8 कहाँ दिया है? यहाँ दिया हुआ है। ये जो है ऑर्डर 8 है। ये सारा ऑर्डर है, किस ऑर्डर में कौन सा है सीपीसी के बढ़ाता है। रेफरेंस 46, इंजंक्शन 39, 38, 8। ओके लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके 47 में दिया हुआ है एसर्शन कोर्ट आर बार्ड फ्रॉम ट्राइंग अ सूट ऑलरेडी डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज। सही बात है। दिस इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अंडर सेक्शन 11। ये भी सही बात है, एकदम सही है, दोनों एक्सप्लेन किया हुआ है। ए रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल एक्सप्लेन भी सही किया हुआ है। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन कंक्लूसिवली डिटर्मिनिंग द राइट्स ऑफ द पार्टीज इज कॉल्ड। ये बड़ा ही आसान सा जजमेंट है, किसका? डिक्री का। ये डिक्री का जजमेंट डिफिनीशन है, जजमेंट नहीं है, डिक्री का डेफिनीशन है। ये डिक्री का डेफिनीशन है, सबको याद होगा। ओके आते हैं 49 पे। व्हेन अ सबऑर्डिनेट कोर्ट सेंड्स अ केस टू हाई कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन इट इज कॉल्ड। देखिए हाई कोर्ट को भेज रहा है ओपिनियन के लिए, तो रिफरेंस के लिए भेजता है, रिफरेंस में भेजता है। रिवीजन तो भाई सीपीसी में हाई कोर्ट ही करता है, लेकिन वो रिवाइज करता है। रिव्यू है वो कोर्ट करता है, और अपील तो अलग ही चीज हो गया, ठीक है। तो रेफरेंस में भेजा जाता है ओपिनियन के लिए, कहाँ के लिए? ओपिनियन के लिए। तो 49 का 2। आइए फिर स्टेटमेंट आ गया। अ ट्रेड यूनियन लीडर कैन बी अरेस्टेड फॉर एक्ट्स इन्वॉल्विंग क्रिमिनल कंस्पिरेसी। हो गया, सही बात है। सेक्शन 17 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट डज नॉट ग्रांट इम्यूनिटी फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ ऑफिस बियर। ये भी सही बात है। 1 सही बात है, एक्सप्लेन भी कर दिया, क्योंकि उस सेक्शन में बताया है कि अरेस्ट किया जा सकता है, मतलब इम्यूनिटी नहीं मिला हुआ है, परमानेंट इम्यूनिटी मतलब एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं मिला हुआ है। ओके 51 पे आते हैं। स्टेटमेंट दिया है और नीचे दिया है कि कौन सही है कौन गलत है। कह रहा है कि एन एस्टेब्लिशमेंट मे पे डिफरेंट रेट्स फॉर सिमिलर वर्क फॉर मेल एंड फीमेल। नहीं भाई, ये तो इक्वालिटी को भाई इन्फ्रिंज कर दे रहा है। लॉ डज नॉट प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट टू डिसाइड ऑन वेजेस एंड रेम्यूनरेशन फॉर मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज एज लॉन्ग एज मिनिमम वेजेस आर पेड। नहीं भाई, इक्वल पेमेंट की बात करता है, आप ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। दोनों ही गलत हो गया। तो कहाँ दिया हुआ है दोनों गलत? स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। 2 हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 52 पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप ऑफ टू ए थर्ड पार्टी अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा सही नहीं है? नॉट ट्रू सेलेक्ट करना है। कौन सा? नॉट ट्रू। आइए, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप ज्वाइंट एंड सेवरली, तो सही बात है।
ए पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म, ये भी सही बात है। द लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, भाई गलत बात है। द फर्म इज लाइबल फॉर टॉर्चुअस एक्ट कमिटेड बाय ए पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये भी सही बात है। तो थर्ड इज द इनकरेक्ट, जो कि नॉट ट्रू है उसको सेलेक्ट करना था, इसलिए 3 इज द करेक्ट आंसर। 53 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज इंडिया नॉट रेटिफाइड, इंडिया ने किसको रेटिफाई नहीं किया हुआ है? इक्वल रेम्युनरेशन कन्वेंशन को किया हुआ है रेटिफाई, एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर तो किया ही हुआ है, मिनिमम वेजेस को भी किया हुआ है, ये राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्ट बार्गेनिंग कन्वेंशन नहीं किया हुआ है। 4 ठीक है। अब आइए स्टेटमेंट देखिए, असर्शन और रीजन आ गया। कह रहा है कि एन एम्प्लॉय मीटिंग विद एन एक्सीडेंट, असर्शन रीजन दिया है और नीचे दिया है कि कौन सही होगा कौन गलत होगा। ओके, कह रहा है कि एन एम्प्लॉय मीटिंग विद एन एक्सीडेंट ऑन हिज वे टू वर्क इज सेड टू हैव मेट विद एन एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सही बात है। वर्क जाने के समय, काम पे जाते वक्त एक्सीडेंट हुआ है तो कहा जाएगा कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही हुआ है। दिस इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा अगर लेबर लॉ कॉलेज में, तो ये सब बड़ा ही एक्साइटिंग टॉपिक होता है। नोशनल एक्सटेंशन के थ्रू यहाँ पे एम्प्लॉय को रिलीफ दिया जाता है ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रेमाइसेस, बिल्कुल सही बात है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये भी सही है, सही भी है और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कह रहा है सही नहीं है। कह रहा है कि आर्टिकल 14 डील्स विद इक्वालिटी बिफोर लॉ, सही बात है। आर्टिकल 21 ए डील्स विद राइट टू एजुकेशन, सही बात है। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सही बात है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद लिविंग वेज, गलत बात है भाई, लिविंग वेज उसमें कहाँ से आ गया? अब बताइए कमेंट में लिविंग वेज किस में दिया हुआ है, कमेंट में बताइए लिविंग वेज जो है किस आर्टिकल में दिया हुआ है। 21 में तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है भाई साहब। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नो प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ, किसके रिमूवल का प्रोविजन नहीं है? प्रेसिडेंट का है, वाइस प्रेसिडेंट का है, सुप्रीम कोर्ट के जज का है, गवर्नर का दिया नहीं है, एक्सप्रेसली नहीं दिया हुआ है तो गवर्नर हो गया। इसको मिटा के फिर से करूं, गवर्नर। इसी बात पे आगे बढ़ा जाए। द डीपीएसपी कंटेंट इन आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फुलफिल्ड बाई, डीपीएसपी का जो आर्टिकल 40 है वो कैसे उसको फुलफिल किया गया था? तो भाई पंचायती एंड नगर पालिकाज एक्ट, इसको कर देता हूं बोल्ड, इसी से किया गया था। क्योंकि आर्टिकल 14 में क्या दिया हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 58 पे आते हैं। 58 पे आर्टिकल 19 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस ग्राउंड पे करता है? तो सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, यही हो जाएगा। सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, आर्टिकल 19(4) की बात कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर, बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन 338 भी कहाँ दिया है? 1 में दिया है। बहुत ही आसान सा इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन था। द पावर टू इम्पोज टैक्सेस इज फाउंड इन, इम्पोज टैक्स 265 कहाँ है? ये 1 में है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स फॉल्स अंडर द एडीआर, एडीआर का मेथड कौन सा है? लेजिस्लेशन भाई नहीं है, मीडिएशन लेजिस्लेशन नहीं है, लेजिस्लेशन कहाँ से आ गया भाई? लेजिस्लेशन की वजह से नहीं है। आर्बिट्रेशन, कंसलेशन, मेडिसन, नेगोशिएशन सब है, फिर लेजिस्लेशन आ गया तो नहीं है, तो यानी कि 3। ओके, लेजिस्लेशन इज नॉट अ मोड ऑफ एडीआर, एडीआर का कोई मेथड नहीं है लेजिस्लेशन, लेकिन आर्बिट्रेशन है, कंसलेशन है, मेडिसन है, नेगोशिएशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कह रहा है नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन के रेस्पेक्ट में कौन सा सही नहीं है? कह रहा है नहीं है, तो बताइए। इट इज बेस्ड ऑन मैक्सिम, नेमो मॉरिटोरस, प्राजिमुट्यूड, मेंट्री, ये सही बात है, इस पे बेस्ड है। इट मस्ट रिलेट टू द कॉज और सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ, ये तो है ही भाई। इट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नो। इट मस्ट बी मेड वॉलंटरीली, इसको फिर से मिटा के करूं, और ये वॉलंटरी तो होना ही चाहिए, यानी कि नहीं है इसलिए मैं चुनाव नो कर रहा है, नॉट, इसलिए 3rd इज द करेक्ट आंसर। कोई डेथ, किसी का डेथ हो रहा होगा तो कहाँ से भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पकड़ के लाएगा? हाँ, किसी का डेथ हो रहा होगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पकड़ के लाएगा उतना तुरंत में, और वो तब डाइंग डिक्लेरेशन दे पाएगा? ऐसा संभव नहीं है, इसलिए नॉट ट्रू। ये मैंडेटरी नहीं है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करे उसको। ओके, लेकिन वॉलंटरी होना चाहिए, डेथ से रिगार्डिंग होनी चाहिए।
63 में आइए, मैच द फॉलोइंग कर देना है। 133 क्या है भाई, तो एकम्प्लिस के बारे में है, एकम्प्लिस जो है कॉम्पिटेंट विटनेस है। 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशन का है, 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशन, और 101 बर्डन ऑफ प्रूफ का है, और 141 लीडिंग क्वेश्चन का है। सबको पता है कहाँ है लीडिंग, यहाँ पे है लीडिंग क्वेश्चन। ओके, मैच हो गया, अब मैच कर लेंगे इसको। डिविडेंड्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच हेड्स ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, किस हेड के अंदर आता है, तो डिविडेंड जो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। बताऊंगा इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा तो इनकम फ्रॉम अदर हेड्स, कहाँ पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, 64 का 3। 65 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज गारंटीड अंडर द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। बताइए कौन सा गारंटीड है, इज ग्रांटेड। राइट टू सीक एंड रिसीव एसाइलम, नो। राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, नो। राइट अगेंस्ट टॉर्चर इसमें नहीं है। राइट टू जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, क्या 4। आगे बढ़ते हैं। सेटिंग असाइड एंड आर्बिट्रल अवार्ड, सेटिंग असाइड की बात कर रहा है भाई। ये कोर्ट इज डन अंडर विच सेक्शन, किस सेक्शन में सेटिंग असाइड है, 34 में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट के सेक्शन 34 में सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड की बात की गई है। इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है ये। आइए, खत्म ही होने वाला है। 67 में कह रहा है कि एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन हैव एन इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, क्या इवन हो सकता है, नहीं। फिर कह रहा है कि एन आर्बिट्रल अवार्ड रिफर्स टू ओनली टू द फाइनल अवार्ड, क्या बस फाइनल अवार्ड होगा, नहीं। इसमें इंटरिम अवार्ड भी शामिल होता है, इंटरिम अवार्ड भी शामिल होता है। आप डेफिनेशन पढ़िएगा तो उसी में लिखा है कि आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड इंटरिम अवार्ड। तो इंटरिम अवार्ड जो होता है, यहाँ पे क्रॉस क्यों किया हूँ, यहाँ पे टिक करता हूँ, इंटरिम अवार्ड शामिल होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिफर्स ओनली टू फाइनल अवार्ड, इसलिए गलत हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, इसको बोल्ड कर दूं। ओके, समझ गए आप, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। फॉर एन इन्वेंशन टू बी पैटेंटेबल, इट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। क्या फुलफिल होना चाहिए, क्या इन्वेंशन को पैटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, जी हाँ होना चाहिए, जी हाँ होना चाहिए। क्या नोवेलिटी होना चाहिए, बिल्कुल नयापन होना चाहिए। क्या नॉन ऑब्वियसनेस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या नॉट टू बी ए प्रोसेस, ये गलत बात है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। आईपीआर में मैं सब बताऊंगा आपको। तो ये हो गया ए बी सी ई, सही हो गया। ए बी सी कहाँ दिया हुआ है, ए बी सी यहाँ दिया हुआ है। ओके ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विथ ट्रेडमार्क एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो भाई पेरिस कन्वेंशन पॉपुलर है इसके लिए, पेरिस कन्वेंशन इसके लिए पॉपुलर है, पेरिस कन्वेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 पे आइए। द टर्म ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन इन अ लिटरेरी वर्क इज, लिटरेरी वर्क में कितना टर्म होता है कॉपीराइट का, कितना, तो लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर, लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर, ये सही हो जाएगा। 1 ऑथर का लाइफ, उसके बाद 60 साल और 60 साल और। आइए 71। व्हेन वन कंट्री ग्रांट्स एमएफएन, बताया हुआ हूं मैंने एमएफएन का प्रिंसिपल, जो भी इंटरनेशनल लॉ मुझसे पढ़े होंगे, एमएफएन बताया हुआ हूं। स्टेटस टू अनदर कंट्री, इट एग्रीज टू, क्या चीज पे एग्री होता है वो, चार्जेस लोअर टैरिफ देन एनी अदर नेशन, नो भाई, लोअर नहीं। चार्जेस रेट नो हायर देन चार्ज टू एनी अदर नेशन, बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट करेगा। और एक्सपोर्ट ओनली बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, कोई लेना देना नहीं है। एक्सपोर्ट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड, कोई लेना देना नहीं है। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके 72 पे आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ उबेरिमा फिडे रिफर्स टू, आ जाइए, इंश्योरेंस का प्रिंसिपल है, इंश्योरेंस का ये क्वेश्चन है। उबेरिमा फिडे किससे रिलेट करता है, तो आप ये कहता है कि आपको ईमानदारी से सब कुछ बता देना होता है, आपको ट्रू डिस्क्लोजर करना होता है, आपको कुछ छिपाना नहीं है मटेरियल चीज़ें। तो कह रहा है, पहला ही में दिया हुआ है, ड्यूटी ऑफ फुल एंड ट्रूथफुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स बाय द इंश्योर्ड, यही मतलब होता है किसका, उबेरिमा फिडे का। 72। आइए 73। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंश्योरेबल रिस्क, इसमें से कौन सा, इंश्योरेबल नहीं अनइंश्योरेबल कह रहा है, ठीक है, अनइंश्योरेबल कह रहा है, जो कि नॉट इंश्योर्ड होगा, नॉट इंश्योर्ड, ऐसा रिस्क जो कि इंश्योर्ड नहीं होगा। तो इस सब में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये देखिए, स्पेकुलेटिव रिस्क जो है होता है नॉन इंश्योरेबल होता है। पर्सनल प्रॉपर्टी लायबिलिटी सब इंश्योर्ड हो सकता है।
इन सबको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उससे बाहर से कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। जो मैं बताऊंगा इंश्योरेंस में, उससे बाहर से कुछ नहीं पूछेगा, हर सारे सब्जेक्ट में ही। द कंपटीशन एक्ट 2002 रिप्लेस्ड विच लेजिस्लेशन, इतना आसान सा क्वेश्चन है। एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस किया था, किसको? एमआरटीपी एक्ट को, एमआरटीपी एक्ट 1969 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू इनवोकिंग नेसेसिटी एज ए ग्राउंड फॉर प्रिक्लूजन ऑफ रॉन्गफुलनेस अंडर इंटरनेशनल लॉ? बताइए कौन सा नहीं है? कह रहा है नॉट ट्रू, इसमें कौन सा नहीं है ट्रू? तो पहला कह रहा है कि एसेंशियल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, ये तो सही है। ग्रेव एंड एमिनेंट पेरिल, इसमें भी ये भी आप ले सकते हैं, ग्राउंड ले सकते हैं। लेकिन ब्रीच ऑफ प्री एम्प्ट्री नॉर्म बाय अदर इंटरनेशनल एक्टर, भाई नहीं। नेसेसिटी बिंग द ओनली मीन्स, ये भी सही है। तो हो जाएगा करेक्ट, 3 हो जाएगा, 3। तो ये समाप्त रहा क्वेश्चन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसका क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो सारे नोट्स पीडीएफ जो है वो पेड कोर्स में दिए जाते हैं। पेड कोर्स का मैं बता चुका हूँ आपको कि 1699 का पेड कोर्स चलता है, जिसमें मिलता है आपको क्या मिलता है? आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, किसका? सारे सब्जेक्ट का। फिर मिलता है आपको नोट्स, वो भी नोट्स मिलता है हिंदी में प्लस इंग्लिश में, किसका? सारे सब्जेक्ट का। फिर मिलता है एमसीक्यूज या अदर जो भी पीडीएफ है, जैसे कि ये भी जो मैं बताया हूँ ये भी तो एक पीडीएफ ही हो गया। और एमसीक्यूज सारे सब्जेक्ट पे, ठीक है। एमसीक्यूज भी हो गया सारे सब्जेक्ट पे, नोट्स भी हो गया सारे सब्जेक्ट पे, रिकॉर्डेड लेक्चर सारे ही सब्जेक्ट का, जिससे बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। और ये सब मिलेगा आपको ₹1699 में। लेकिन ये आप देना चाहे तो, अगर आप फ्री क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपको सारे लेक्चर्स दिखाए जाएंगे, लेकिन वो प्रीमियर के टाइम पे आप लाइव देख पाएंगे एक बार। आप अपने समय के हिसाब से नहीं, हमारे समय के हिसाब से जो हम टाइम चलाते हैं, 8 बजे रात को और 9 बजे सुबह में, इस टाइम पे आप अटेंड करके देख सकते हैं। लाइव प्रीमियर फ्री में देख सकते हैं, उसके लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर ये सब चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा बहुत असिस्टेंस दे सकते हैं, ताकि हम भी मोटिवेट हों आगे कुछ करने के लिए। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप मेरे नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, आप इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 6207734309। इसी के साथ इस कथा को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं आपसे बाद में, टाटा बाय बाय, ठीक है। टेक केयर, आप सभी अपना ख्याल रखिए।